अष्टांग हृदय एवं मौलिक सिद्धांत के इस पाठ में हम तंत्र युक्ति का वर्णन करेंगे। तो तंत्र युक्ति क्या है? तो प्राचीन काल में जो प्रत्येक शास्त्र की रचना की जाती थी तो उसमें कम से कम त्रुटियां रहे, इसलिए तंत्र युक्ति की रचना की गई थी। तंत्र युक्ति जो है वह शास्त्र के गूढ़ अर्थ को समझाने के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होता है। तंत्र युक्ति शास्त्र के अभ्यास के लिए और शास्त्र को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आचार्य वाग्भट ने 36 प्रकार की तंत्र युक्तियों का वर्णन किया है। तंत्र की निरुक्ति। तंत्र जो है वो पद का अर्थ शास्त्र युक्त। तंत्र अर्थात पद का अर्थ शास्त्र है और युक्त का अर्थ मतलब अर्थ योजना। तंत्र्यते धार्यते शरीरम अनिनीति तंत्रम, तस्य युक्तस्य योजना तंत्रयुक्तयः। तो इस प्रकार ये जो तंत्र युक्ति है वह शास्त्र को विभूषित करती है। तंत्र गुण युक्त व तंत्र दोष रहित शास्त्र उत्तम व परिपूर्ण शास्त्र होते हैं। तंत्र युक्तियाँ तंत्र गुण में समाविष्ट हो जाती हैं, अतः तंत्र युक्तियों का अभ्यास अवश्य होना चाहिए। तंत्र युक्ति के बिना शास्त्र का अवलोकन और पठन नहीं किया जा सकता और शास्त्र के गूढ़ अर्थ को नहीं समझा जा सकता, इसलिए तंत्र युक्ति अत्यंत आवश्यक है। तो 36 प्रकार की तंत्र युक्तियों का वर्णन आचार्य वाग्भट ने किया है, जिन्हें हम देखेंगे वन बाय वन। तंत्र युक्तियों के नाम। तो 36 तंत्र युक्तियाँ हैं, उसमें से सबसे पहला है अधिकरण तंत्र युक्ति, दूसरा योग, तीसरा हेत्वर्थ, चौथा पदार्थ, पांचवा प्रदेश, छठवां उद्देश्य निर्देश, सातवां आठवां वाक्य शेष, नौवां प्रयोजन, 10वां उपदेश, 11वां अपदेश, 12वां अतिदेश, 13वां अर्थापत्ति, 14 निर्णय, 15 प्रसंग, 16 एकांत, 17 अनेकांत, 18 विपर्यय, 19 अपवर्ग, 20 पूर्व पक्ष, 21 विधान, 22 अनुमत, 23 व्याख्यान, 24 संशय, 25 अतीतवेक्षण, 26 अनागतावेक्षण, 27 स्वसंज्ञा, 28 ऊह्य, 29 समुच्चय, 30 निदर्शन, 31 निर्वचन, 32 संयोग यानी योग, 33 विकल्पन, 34 प्रत्युत्सार, 35 उद्धार, 36 संभव। इनमें से सबसे पहला जो है वो है अधिकरण तंत्र युक्ति। अधिकरण नाम यद अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते कर्ता। अधिकरणम नाम अधिकृत्य प्रवर्तते शास्त्रम स्थानम अध्याय प्रकरणम वाक्यम व्या। यह पहली तंत्र युक्ति है। तो जिस विषय का वर्णन चल रहा है उसके अनुसार उस सूत्र में या वाक्य के पद में अर्थ में लगाया जाता है। जिस विषय के संदर्भ में वर्णन चल रहा है उसे विषय का अधिकरण कहा जाता है। यह अधिकरण शास्त्र अधिकरण हो सकता है, स्थान अधिकरण हो सकता है, अध्याय अधिकरण, प्रकरण अधिकरण और वाक्य अधिकरण होता है। शास्त्र अधिकरण में जिस विषय के अनुरोध में शास्त्र का निर्माण किया जाता है वह शास्त्र का अधिकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वस्थ एवं रोगी दोनों में आरोग्य के संदर्भ में आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया गया है। दूसरा है स्थान अधिकरण। यह ग्रंथ की रचना जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें ग्रंथ रचना स्थानों के आधार पर की गई है। प्रत्येक स्थान का अपना विशेष अर्थ और विषय होता है, इसे स्थान अधिकरण कहते हैं। अध्याय अधिकरण, हर एक स्थान का विभाग अध्याय में किया गया है और प्रत्येक अध्याय में एक विषय है, इसे अध्याय अधिकरण कहते हैं। प्रकरण अधिकरण, एक अध्याय में अनेक प्रकरण हैं, उसे प्रकरण अधिकरण कहते हैं। वाक्य अधिकरण, अनेक पद मिलकर एक वाक्य बनाते हैं और अनेक वाक्य मिलकर प्रकरण बनाते हैं, तो प्रत्येक वाक्य के अनुसार उसके पदों का अर्थ निश्चित करना वाक्य अधिकरण कहलाता है। दूसरा है योग तंत्र युक्ति।
येन वाक्यम युज्यते स योगः। योग अर्थात योजना है। तो प्रकरण में किए गए वाक्यों को अन्वय के अनुसार रचना करके समस्त पदों का फिर एकीकरण करना योग कहलाता है। नेक्स्ट है हेत्वर्थ। हेत्वर्थो नाम अन्य प्रस्तावोक्तम अन्यपि तथैव उपपद्यते। एक स्थान पर दिए गए विवेचन के आधार पर अन्य स्थान पर उसका अर्थ निकालना हेतुवर्थ कहलाता है। उदाहरण स्वरूप समान गुणों के अभ्यास से धातुओं की वृद्धि होती है। यह वर्णन वायु के लिए है, वैसे ही पित्त कफ आदि के लिए भी जानना चाहिए कि समान कारक समान पित्तवर्धक पदार्थों के सेवन से पित्त की वृद्धि होगी या समान कफ वर्धक आहार विहार के सेवन से कफ की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पदार्थ। पदार्थों नाम पदेन अर्थो गम्यते। दो या दो से अधिक वर्ण, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उसको एकत्रित करके जब उसमें विभक्ति या प्रत्यय जोड़ा जाता है तब उसे पद की संज्ञा कहते हैं। और इन पदों द्वारा जब किसी विशिष्ट अर्थ का बोध होता है तब उसे पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयुषो वेदः इति आयुर्वेदः। तो यह दो पदों द्वारा आयु बोधक ऐसे तंत्र का अभिप्राय है। और अनेक पदों के समूह से विशिष्ट विषय के अर्थ का विशिष्ट विषयों का अर्थ प्रकट होता है। तो पदार्थ क्या है? अनेक पदों को एकत्रित करके उनका अर्थ हमें पता चलता है, उसे पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट प्रदेश। प्रदेशो नाम येन अर्थम अधिभूत्वात् साकल्येन अभिधानस्य अशक्यत्वात् स्तोकम् उच्यते। तो इस तंत्र युक्ति में जब किसी विषय का सर्वशः विस्तार से वर्णन करना असंभव है या जहाँ पर अति विस्तृत ये तंत्र दोष यदि उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ उस समय विषय के किसी एक अंश का वर्णन किया जाता है, इसे प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य। उद्देश्यों नाम संक्षेप अभिधानम। जिस विषय का प्रकरण चल रहा है प्रारंभ में उसका संक्षेप में वर्णन करना उद्देश्य तंत्र युक्ति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हेतुलिंग औषध ज्ञानम। ये तीन जो फैक्टर हैं इस सूत्र के माध्यम से संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र के विषय का संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है। सेवंथ है निर्देश। निर्देशो नाम तस्यैव विस्तार उक्तिः। उद्देश्य क्रम में जिस विषय का क्रम वर्णन है उसी क्रम में विस्तार से वर्णन करना निर्देश कहलाता है। तो दोषों के नाम एवं क्रम का वर्णन करने के बाद उनके विभिन्न अनुषंगों का वर्णन करना निर्देश तंत्र युक्ति कहलाता है। तो त्रिसूत्रात्मक वर्णन करने के बाद यदि उसका विस्तार से वर्णन किया जाता है तो उसे निर्देश तंत्र युक्ति कहते हैं। आठवां है वाक्यशेष। वाक्यशेषो नाम यस्मिन् सूत्रे लाघवम अर्थात गम्यागमनम उक्त पूर्णार्थम ध्येयते। तो विषय का वर्णन करते हुए और सूत्र की रचना करते हुए एवं सूत्र के में जो पद साक्षात वर्णित नहीं है उन सूत्रों का अर्थ समझने के लिए ऐसे अनुक्त पद जहाँ ग्रहण किए जाते हैं जिससे उस सूत्र का पूर्ण अर्थ ग्रहण होता है उस पद को वाक्य शेष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जांगलई रसई, तो इसमें मांस शब्द का ग्रहण करना चाहिए कि जांगल मांस रस की बात की जा रही है। तो इस प्रकार वाक्य शेष में जो पद नहीं कहा गया है उस अनुक्त पद को समझना वाक्य शेष तंत्र युक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है प्रयोजन।
प्रयोजन तंत्र युक्ति में आचार्य ने बताया है, प्रयोजनम नाम यदर्थम शास्त्रादि प्रवर्तते, जिस उद्देश्य के लिए या जिस प्रयोजन से शास्त्र, विषय या प्रकरण का वर्णन किया जाता है उसे प्रयोजन तंत्र युक्ति जानना चाहिए। उदाहरण है धातु सात्म क्रिया चौथा तंत्रस्य प्रयोजनम, यह चरक सूत्र अर्थात चरक संहिता का प्रयोजन है। तो यह आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन धातु साम्य क्रिया है। तो इस प्रकार प्रत्येक तंत्र का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है, तो इसे प्रयोजन तंत्र युक्ति से समझना चाहिए। 10वां है उपदेश। उपदेशो नाम आप्तवचनम, ग्रंथ की रचना करते हुए उसके विषय की सिद्धि चतुर्विध प्रमाणों के द्वारा की जाती है। ग्रंथ विषयों का ग्रहण साक्षात आप्तवचन द्वारा होता है। आप्तवचन यह प्रमाण है, यह प्रमाण आप्तोपदेश प्रमाण है और यह उपदेश तंत्र युक्ति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बोला गया है कि रात्रि में जागरण नहीं करना चाहिए, दिवाशयन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जहाँ पर भी इस तरीके का उपदेश किया गया है वहाँ पर उपदेश तंत्र युक्ति समझना चाहिए। नेक्स्ट है अपदेश। अपदेशो नाम यदाचार्यम किंचित अर्थम प्रतिज्ञाय हेतुम उपदिश्यते, एक विधान करके उसकी सिद्धि करने के लिए हेतु या कारण बताना अपदेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मधुर इस स्वभाव से कफवर्धक है। क्यों? क्योंकि उसका महाभूत और उसका संगठन सेम है। तो इस तरीके से समझाना या एक विधान करके उसकी सिद्धि के लिए कोई कारण बताना अपदेश तंत्र युक्ति कहलाता है। 12वां है अतिदेश। यत् किंचित एवार्थम मुक्तानाम अनुक्तानाम अर्थ साधनाय एवं अन्यात् अपि प्रत्येतं व्यक्तिव्यमिति परिभाषायां स्थापयति, एक विषय के संदर्भ में अन्य विषय का वर्णन करते समय योजना करना अतिदेश कहलाता है। उदाहरण है हेमंत ऋतुचर्या का शिशिर ऋतुचर्या में पालन करना, अर्थात एक विषय के संदर्भ में वर्णन किया गया है, उसके बाद अन्य विषय का वर्णन करते समय सेम योजना है ऐसा बताना अतिदेश तंत्र युक्ति कहलाता है। 13वां है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति नाम यो अन्येन अर्थेन उक्तेन ततो अपरो अप्यो गदित इव ज्ञायते, वर्णन करते हुए एक विषय से दूसरे विषय का वर्णन करना अर्थापत्ति कहलाता है, या न बताए हुए अर्थ को प्राप्त करना अर्थापत्ति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि कहा गया है कि रात्रि में दही ना खाएं, दैट मीन्स दिन में दही का सेवन किया जा सकता है। तो इस प्रकार अनुक्त कथन को ग्रहण कर लेना अर्थापत्ति कहलाता है। 14 है निर्णय। निर्णयो नाम यन्निवार्यति स्यर्थ प्रतिष्ठान, एक विषय को विविध अनुषंग से पूर्व में विवेचन करके उस विषय के बाद थोड़ा सा निर्णयात्मक विचार करके विधान करना निर्णय तंत्र युक्ति है। अर्थात एक विषय को निश्चय करके पुनः वर्णन करना। जो विषय विचाराधीन है उस विषय को सर्व विषयों से ज्ञात करना निर्णय तंत्र युक्ति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल चरक सूत्र स्थान के 90वें अध्याय में भीषक यानी चिकित्सा के चतुष्पाद का वर्णन किया गया, उनके गुणों का वर्णन किया गया है। उसके बाद 10वें अध्याय में पुनः इसका वर्णन किया गया है, तो इसे निर्णय तंत्र युक्ति कहते हैं। प्रसंग, पूर्व में वर्णन किए हुए विषय को अलग से अलग अलग प्रकरण या अधिकरण में पुनः वर्णन करना प्रसंग तंत्र युक्ति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल चरक सूत्र स्थान अध्याय 11 में काल अर्थ कर्म को त्रिविध आयतन कहा गया है। पुनः जब उसे शारीर स्थान में वर्णन किया गया है और त्रिविध आयतन का पुनः दूसरे संदर्भ में उसका वर्णन किया गया है, तो इसे प्रसंग तंत्र युक्ति कहते हैं। 16वां एकांत, जिस वर्णन में कोई भी विकल्प या अपवाद न हो या निश्चय वर्णन हो उसे एकांत तंत्र युक्ति जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल त्रिवितो
चतुरंगुलो मृदु विरेचना नाम, अर्थात चतुरंगुल मृदु विरेचन करता है। मदन फल वामक है, तो ये एकांत अर्थ को ग्रहण करता है, अर्थात निश्चय वर्णन करता है, उसे एकांत तंत्र युक्ति जानना चाहिए। अनेकांत, एक पक्ष को स्वीकार न कर सर्व घटकों का विचार करना अनेकांत तंत्र युक्ति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई आचार्य बोलते हैं द्रव्य प्रधान है, कुछ आचार्य गुण, कुछ वीर्य और कुछ विपाक को प्रधान मानते, तो जहाँ अनेकांत वर्णन हो उस वहाँ अनेकांत तंत्र युक्ति जानना चाहिए। 18वां है अपवर्ग। सामान्य बताए हुए नियम में अपवाद होना अपवर्ग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, विष बाधा होने पर स्वेदन नहीं करने का नियम बताया गया है, परंतु कीट विष में यह नियम नहीं है, अर्थात उसमें स्वेदन देना चाहिए। तो ऐसा जो एक्सेप्शनल केस होता है वहाँ पर अपवर्ग तंत्र युक्ति होता है। अन्य तंत्र युक्तियों को हम नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे।